कभी सोचा है कि राजनीति में उठा एक तूफान कला की दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी को समझेंगे कि कैसे फ्रांस की गलियों में हुई क्रांति की गूंज ने इंग्लैंड के कवियों की कलम की दिशा ही मोड़ दी। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सवाल ये है, एक तरफ राजनीतिक उथल-पुथल और दूसरी तरफ कविता। इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1789। इंग्लैंड के ठीक पड़ोस में फ्रांस में एक जबरदस्त बदलाव की आहट थी। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो इतना बड़ा और इतना नजदीक था कि इंग्लैंड का उससे अछूता रहना बिल्कुल नामुमकिन था। देखिए, ये जो क्रांति थी ना, ये सिर्फ तलवारों और नारों की नहीं थी। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। विचारों में, फलसफे में। पूरे यूरोप में एक नई ताज़ी सूझ की लहर दौड़ रही थी। और यही वो लहर थी जिसने इंग्लैंड के कवियों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच लिया। अच्छा, इस पूरी फ्रांसीसी क्रांति को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला था रूसों का दौर, जो विचारों का दौर था। दूसरा रॉबस्पियर का राजनीतिक दौर। और फिर तीसरा नेपोलियन का फौजी दौर। ये 3 चरण हमें ये समझने में मदद करेंगे कि कवियों का मूड कैसे उम्मीद से होते होते निराशा तक पहुंचा। तो पहले चरण के हीरो थे जीन जैक्स रूसो। वो कोई मामूली दार्शनिक नहीं थे। कह सकते हैं कि उनके विचारों ने पूरे यूरोप में एक वैचारिक, एक इंटेलेक्चुअल भूकंप ला दिया था। रूसो का सबसे मशहूर नारा था, प्रकृति की ओर लौटो। अब ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन उस जमाने में ये एक धमाके जैसा था। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब सारी कविताएं राजा रानियों और अमीरों के लिए लिखी जा रही थी, तब कोई कह रहा था, नहीं, आम इंसान की बात करो, सादगिरी की बात करो। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच थी। तो शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उम्मीद थी, जोश था, एक नई दुनिया का सपना था। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही दर्दनाक मोड़ आने वाला था। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब उम्मीदें टूटने लगीं और ये सुनहरा सपना एक डरावनी हकीकत से जा टकराया। ये 1789 की ही बात है, जब पेरिस में बैस्टिल के किले को, जो जुल्म का प्रतीक था, गिरा दिया गया। और इंग्लैंड में बैठे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी जैसे युवा कवियों के लिए ये खबर एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। उन्हें लगा, बस अब दुनिया बदलने वाली है, इंसानियत के लिए एक नई सुबह हो गई है। उनके दिलों में ना एक जबरदस्त उम्मीद जगी थी। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां आज़ादी हो, बराबरी हो, भाईचारा हो। और उन्हें सच में लग रहा था कि ये यूटोपिया, ये आदर्श दुनिया बस अब बनने ही वाली है, जिससे वो अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। जो सपना 1789 में देखा गया था, वो 1800 आते आते पूरी तरह बिखर चुका था। जो रोमांच की लहर थी, वो टूटे हुए सपनों में बदल गई। असाधारण उम्मीद की जगह ले ली नेपोलियन की तानाशाही ने। और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के नारे, वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध के शोर में कहीं दफन हो गए। उनका सारा उत्साह कुचल दिया गया था। इस क्रांति की नाकामी का नतीजा क्या हुआ? कवियों की दुनिया में एक तरह की दरार पड़ गई। एक पीढ़ी का मोह भंग हुआ तो दूसरी पीढ़ी ने उसे एक अलग ही नज़र से देखा। आइए समझते हैं कि ये पीढ़ियों का अंतर आखिर था कैसा। जो कवियों की दूसरी पीढ़ी थी ना, वो पहली पीढ़ी को थोड़ा शक की नज़र से देखने लगी। उन्हें लगा कि ये लोग तो अपने आदर्शों से भटक गए हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने तो द लॉस्ट लीडर नाम से एक कविता ही लिख दी, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे वर्ड्सवर्थ पर निशाना साधा। कहा कि भाई, कहाँ गया तुम्हारा वो पुराना क्रांतिकारी जोश? और ये बहुत दिलचस्प है कि इस क्रांति की गूंज हर कवि तक अलग अलग पहुंची। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, जिनका दिल टूटा था, वो इंसानों से निराश होकर प्रकृति की गोद में सुकून खोजने लगे। वहीं बायरन और शैली जैसे कवियों ने क्रांति की उस विद्रोही आग को जिंदा रखा। वो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। और फिर थे कीट्स, जो इन सब राजनीतिक हंगामों से दूर अपनी ही दुनिया में थे, जहां सिर्फ सौंदर्य और सत्य की बातें होती थीं। खासकर अगर हम शैली को देखें तो उनके काम में क्रांति के वो आदर्श साफ साफ दिखते हैं। उनकी कविताएं जैसे द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम या प्रोमीथियस अनबाउंड, ये सब जुल्म के खिलाफ एक बगावत हैं, आज़ादी की एक ज़बरदस्त पुकार हैं। तो अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां कला राजनीति की छाया में पल रही है। इस पूरे सफर से एक बात तो साफ हो जाती है कि राजनीति और कला का रिश्ता कितना गहरा और कितना उलझा हुआ हो सकता है, खासकर तब जब एक खूबसूरत सपना टूटकर बिखर जाता है। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है।
भले ही फ्रांस की क्रांति अपने राजनीतिक मकसद में कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने साहित्य के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। कविता अब राजा महाराजाओं के दरबारों से निकलकर आम आदमी के दिल तक और प्रकृति के खुले आसमान के नीचे आ गई थी, और ये बदलाव हमेशा के लिए था। तो जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई भी महान कला कभी भी अपने दौर की राजनीति से सच में पूरी तरह आज़ाद हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।